कभी घर के खाली बरामदे में, कभी दीवारों पे लगी तस्वीरों में। सदियां बीत गई तेरे इंतजार में, तू खो गई है न जाने किस अंधकार में। तेरी याद मुझे रुलाती है, पर एक लौ है मेरे अंदर जो मुझे उठाती है। मैं चलती हूँ, भागती हूँ, आज भी तुझे ढूंढती हूँ। एक बच्चा जब गायब होता है तो उसका परिवार उसे ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, और दूसरी तरफ वो बच्चा न जाने कितने अत्याचारों से गुजरता है। एनसीआरबी की 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1,19,617 बच्चे लापता हुए थे। मतलब 327 बच्चे हर दिन 10 साल के अंतराल में। इनमें से काफी बच्चे खोज लिए गए, पर तकरीबन 48,000 बच्चे अभी भी गायब हैं। हमने आज तक गुमशुदा बच्चों की कई कहानियां देखी, लेकिन आज का केस ऐसा है जिसमें एक बच्ची गुमशुदा हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि कोई उस बच्ची को ढूंढना भी चाहता है या नहीं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। पर मम्मी मुझे नहीं जाना है, और कल तो खुशी का बर्थडे भी है ना, उसने मुझे बुलाया है। दिव्या, सिर्फ एक ही हफ्ते की बात है, तुम खुशी को सॉरी बोल दे। लेकिन मम्मा दिव्या, जाना। ये ले बेटा, तेरे लिए नई फ्रॉक। नई फ्रॉक? लेकिन पापा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, और अभी तो पुरानी वाली है ना मेरे पास। अरे पुरानी वाली तू छोड़, उसको पहन के तो बिल्कुल राजकुमारी लगेगी, कोई बोल ही नहीं पाएगा तुझे किसी चीज की कमी है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। हो गया तुम दोनों का? अब जाओ, बैग भी पैक हो गया। बेटा, अगले मंगलवार को मैं दिव्या को ले आऊंगी। दिव्या, मेरा टाइम पे खाना खाना और टीवी कम देखना। ठीक है। ठीक है? बाय। अम्मी, मैं एक दिन और रुक जाऊं प्लीज। बेटा, तुम्हारी मम्मी हम दोनों की पिटाई करेंगी। बोला था उन्होंने कि मंगलवार को दिव्या को वापस लाना है। मंगलवार मतलब मंगलवार। अच्छा बेटा, मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हें खुद छोड़ने जाती। कोई नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। चलो भैया, स्टार्को जंक्शन, घर के ठीक बाहर छोड़िएगा। बाय। फरजाना, वो मेरी दिव्या को अकेला छोड़ ही नहीं सकती। उसने मेरी दिव्या को कहीं छिपा के रखा है। शांत हो जाइए, पहले मुझे सब कुछ ठीक से बताइए क्या हुआ। साहब, मैं बोलता हूँ आपको, हमारी बेटी है दिव्या, वो फरजाना के घर पे गई थी और आज वापस लौटने वाली थी, पर अभी तक पहुंची नहीं है साहब। क्या उम्र होगी उसकी? मेरी बेटी सिर्फ 13 साल की। ये फरजाना क्या लगती है आपकी? आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उस फरजाना को उठाइए और जेल में डाल दीजिए, तब बताएगी कि उसने मेरी बेटी दिव्या को कहाँ छिपा के रखा है। देखिए मैडम, हम ऐसे ही किसी को उठाकर जेल में नहीं डाल सकते, हमें अपने तरीके से काम करने दीजिए। आपकी बेटी दिव्या फरजाना के घर क्यों गई थी? सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं दिव्या को छोड़ने नहीं गई थी। ये प्रणय और सुनीता झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ही मेरी दिव्या को गायब किया। लेकिन क्यों? ये सवाल मुझे और मेरी टीम को हर वक्त परेशान कर रहा था। इस केस को सुलझाना उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। इस केस ने हमारे सोचने समझने के तरीके को ही बदल दिया। इस केस की शुरुआत से ही हमारे जहन में एक सवाल था कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, कौन सच की चादर ओढ़ के हमसे झूठ बोल रहा था। यह हमारे सबसे मुश्किल केसेस में से एक था। सच को साबित करना तो दूर की बात थी, सच को समझने के लिए भी हमारे पास एक भी सबूत नहीं था।
नहीं देखना है मुझे, लेकर जाइए इसे। टाइम और माँ बाप का नाम? 12:28। माँ का नाम फरजाना और बाप का पता नहीं है, क्लोज्ड अडॉप्शन होगा। अरे पर माँ ने कुछ तो नाम दिया होगा। अरे शक्ल तक तो देखी नहीं। तू ऐसा कर, दिव्या लिख दे और ये पायल उसके पास रख दे, उसकी माँ का है। ये पायल तो बहुत बड़ा है। हाँ तो बड़ी होगी तो पहनेगी ना, तुझे क्या करने का है? तू उसके पेपर्स के साथ रख दे बस। देखो बेटा, अच्छा बर्ताव करना। अगर उन लोगों को तुम पसंद आ गई तो तुम्हें एक अच्छा परिवार मिल जाएगा। पसंद आऊंगी तब ना। अरे क्यों नहीं पसंद आओगी? इतनी अच्छी तो हो तुम। अगर मैं अच्छी होती तो मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ क्यों भेजते? देखो दिव्या, ऐसी बात नहीं है, उनकी भी कोई मजबूरी होगी ना। हाँ, मजबूरी होगी। अच्छे से रहना और बीच बीच में मिलने भी आना। बाय। भैया कुछ खाने को दो ना। नहीं, पैसे नहीं चाहिए, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो ना। आगे जाओ। दीदी कुछ दो ना खाने के लिए। पैसा नहीं लेगी, खाना खाएगी तू? पूरे ऑर्फनेज में सबसे शांत लड़की है दिव्या। एक एनजीओ के साथ मिलकर हम ही ने रेस्क्यू करवाया था। कहाँ से? एक बेगिंग रैकेट था, फेक अडॉप्शन में ट्रैफिक हो गई थी तो क्या हुआ? अच्छा बैग मुझे। बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कलर पेपर, ये स्केच पेन और ये पेंसिल बॉक्स तुम्हारे लिए। रख लो। अरे रख लो बेटा तुम्हारे। दिव्या पण प्रणय अडॉप्ट करण्याची काय गरज आहे? अरे शुभम है ना, इसको तो अपना ही बेटा समझ। पण भाऊ, शुभम तो है ही, एक बच्चा और रहेगा घर में तो सुनीता का भी मन लगा रहेगा। कुछ भी कर, पर एक बात का ध्यान रख, मैं मेरे बेटे का हक किसी और को मारने नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, अगर वो तेरा खून होता तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपनी खानदानी प्रॉपर्टी में मैं किसी और को हिस्सा लेने नहीं दूंगा। ऐसे लोग क्रिमिनल बनते हैं और ये तो पता नहीं किसका गंदा खून है। ओ भाऊ, ऐसा बोलो नको। हाँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए बताने आया था।
परमिशन लेने नहीं आता आपसे। चल सुनीता, लिख तो भी। एक मिनट प्रणव, भाव क्रिमिनल गंदी परवरिश से बनता है और मैं अपने बच्चे की परवरिश आपकी तरह बिल्कुल नहीं करूंगी। चलो प्रणव। मन तो बेटे का था, पर कोई नहीं, बेटी सही। अच्छा हो हमने बेटी अडॉप्ट की, अब राजीव भाव को कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे तुम उनकी बात पे इतना गौर मत किया, उनकी बात का कोई सर पैर नहीं होता। इसलिए बताओ, दीदी तुम्हारे साथ कुछ फ्री हुई? अभी तो नहीं, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना उसको। दीदी के अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा दो, अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलेगी तो जल्दी खुलेगी। अच्छा प्रणय, उसका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दे, जहाँ पे वो पाटिल भाई है ना, उनकी बेटी जाती है खुशी, वहां पर। हाँ ठीक है, करवा देंगे। काय सगळे सांग मला, काय सगळे? पिछले 8 महीने से कंपनी में एक भी डील नहीं हुई, फोकट की पगार ले रहा है तू। भाऊ गाली मत दीजिए, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। कोशिश कर रहा है बरोबर, पर अपने लिए कोशिश कर रहा है तू। कंपनी के नाम पर जो डील आती है तू अपने नाम पे लेता है, तेरे नाम तो FIR करना चाहिए मुझे। हाँ वो मेरा अलग से काम है, मेरे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मैंने तेरे को इधर बैठाया, नौकरी पे रखा, तेरे को ट्रेनिंग दी, अभी मेरे को गणित सिखा रहा है तू। बहुत गप बस, अभी अपना सामान पैक करो, निकल इधर से। दिव्या बेटा आ जाओ, खाना लग गया है। हाँ 10 मिनट के लास्ट समय कंप्लीट कर लेती हूँ। दिव्या ये लो, तुम्हारे लिए नया बैग है और इसमें बैग, थैंक यू। आपको पता है स्कूल में क्या हुआ? रश्मि ने ना मेरा बेटा इसको अंदर ले जाके रखो, आराम से बैठ के बात करते हैं, है ना? ठीक है। अच्छा अच्छा मैं क्या सोच रही थी कि दिव्या का एडमिशन किसी सस्ते स्कूल में करवा दें, उससे क्या होगा? एडमिशन की फीस भी कम होगी और खर्चा भी कम होगा। ये बात तो दिव्या को अडॉप्ट करने से पहले सोचनी चाहिए थी सुनीता। मुझे क्या पता था कि बाद में हालात इतने खराब हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं स्कूल चेंज करने का, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और मैं देखते जी। आप सुनीता मात्रे हैं? हाँ जी बोलिए। दिव्या है क्या? आप कौन? मैं दिव्या की अम्मी। हाँ साहब, मेरे को सिर्फ इतना याद है, इस लड़की को जिधर छोड़ा था उधर कोई तो था जिसने दरवाज़ा खोला था। आदमी था या औरत? सर आदमी था या औरत ये तो पता नहीं, लेकिन मैडम ने जहाँ बोला मैंने छोड़ दिया था। अगर कैब वाले ने दिव्या को प्रणय और सुनीता के घर के बाहर ड्रॉप किया था तो फिर दिव्या घर क्यों नहीं पहुंची? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं? सर कोई तो झूठ बोल रहा है। ये दिव्या आउट ऑफ वेडलॉक बच्ची है, 13 साल पहले फरजाना ने उसे अडॉप्शन के लिए दिया था, फिर ये अब क्यों आई है? फरजाना मेरी बात को समझो तुम, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, अम्मी नहीं मानेगी। सफी तुम एक बार अपनी अम्मी से मिलाओ तो मुझे, मैं उन्हें मना लूंगी, मैं उनकी इतनी सेवा करूंगी कि वो भूल जाएंगे कि मैं किस जाति की हूँ। फरजाना अम्मी को समझाना इतना आसान नहीं है, देखो मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अभी अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हुआ हूँ, मैं अम्मी से बात क्या करूंगा, कैसे समझाऊंगा उन्हें? ठीक है, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। मैं अभी चलती हूँ, अब्बू घर पे इंतजार कर रही हूँ। अच्छा सुनो तुम, इतनी मुश्किल से तो आई हो तुम फरजाना, 10 मिनट रुक जाओ।
अब्बा, मैं आपके लिए दवाइयाँ ले आई हूँ। चलिए। मुर्तजा फिर से आया था। वो बिना दहेज निकाह करने को तैयार है। उसकी बस एक ही शर्त है कि निकाह के बाद नकाब पहनना होगा। अब्बा, वो होता कौन है शर्त रखने वाला? मुझे निकाह नहीं करना। अब दवाई पीजिए। बहुत डर लग रहा है। पुलिस आएगी तो बाल की खाल निकालेगी। कहीं घबराहट में मुंह से कुछ निकल गया तो क्या करूं? निकल जाऊं क्या? ठीक है। दिव्या कहाँ थी? उस दिन उसके साथ क्या हुआ था? ये केस पुलिस के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। न सिर्फ इसलिए कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, बल्कि इसलिए भी कि इस कथा के मुख्य पात्र ही ईमानदार नहीं थे। बुरा साया है तुझ पर, और वो इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। बुरा साया? तो पापा, आप ही बताइए ना, क्या करना होगा मुझे? अरकान करना होगा। 35 दिनों तक इसका सेवन कर, तेरी सारी बलाएं फना हो जाएंगी। हमारी कैब वाले से बात हुई, उसका कहना है कि उसने दिव्या को आपके घर के बाहर ही छोड़ा था। हो ही नहीं सकता। मैं तो सारा दिन घर पे थी, दिव्या का इंतजार कर रही थी। आप दोनों को किसी पर शक है? नहीं, हमें किसी पर शक नहीं है। और दिव्या को गायब करके किसी को क्या मिलेगा? सर, मैं बोल रही हूँ वो फरजाना ही है। उसने ही मेरी बेटी दिव्या को कहीं छिपा के रखा है। अगर फरजाना ने ऐसा किया भी होता तो वो खुद क्यों नहीं गायब हो गई? ताकि साहब उस पर किसी को शक ना हो। और देखिए ना, हो भी वैसा ही रहा। आपको उस पर नहीं, हम पे शक हो रहा है। साहब हम झूठ क्यों बोलेंगे? वो तो हम पता कर लेंगे कौन और क्यों झूठ बोल रहा है। देख प्रणय, अगर दिव्या से तू मेरी शादी कराता है तो मैं तुझे 8 लाख रुपए दूंगा, और तुझे वो वापस भी देने की जरूरत नहीं। भाऊ, क्या बात कर रहे हो? मेरी दिव्या सिर्फ 13 साल की है। तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल शादी तो करवाओगे। 8 लाख छोटी रकम नहीं होती। पैसे वाला तो क्या? अपनी बेटी बेचूंगा तुझे? हाँ, निकल यहाँ से। और आइंदा मेरे घर पे दिखाई मत पड़ना। आइंदा दिखाई पड़ा ना तो जान से मार दूंगा। इस कमीने ने सोच भी कैसे लेकी मुझे? अपनी बच्ची बेचूंगा इसे। प्रणय, मुझे मेरी दिव्या चाहिए। हम ऐसा करते हैं, हम फरजाना के घर जाते हैं, उससे बैठकर बात करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है ना उसको सुलझाते हैं। लेकिन मुझे मेरी दिव्या चाहिए। दिव्या चाहिए मुझे मेरी। खाना लगा दिया है। हट, हाथ नहीं लगाना। नहीं खाना है तेरी नाजायज कमाई। पता नहीं क्या करके पैसे लाती है। कुछ भी करती हूँ, कम से कम अपना और तुम्हारा पेट तो पालती हूँ। और ये तुम्हारी दारू, ये तो वही पैसे से आती है। क्या बोला? जबान चला जाए। सुनीता, पड़ोसी बोले फरजाना कल रात में निकल के बैग लेके। क्या? तो अब क्या करेंगे? पर कैसे? उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई थी? सॉरी सर, वो हमसे। नीलेश, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। फरजाना हमारी सस्पेक्ट थी और वो हमारे नाक के नीचे से गायब हो गई। ये हमारी लापरवाही का नतीजा है। सर, मैंने फरजाना के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। वो जल्दी हमारी गिरफ्त में। और एक बात है सर, ये प्रणय का बड़ा भाई राजीव, वो इस एडॉप्शन से खुश नहीं था। तो क्या राजीव दिव्या को गायब करवा सकता है? हो सकता है सर, या ये भी हो सकता है कि दिव्या के साथ अब तक बहुत कुछ कर दिया गया है। जी, मुझे अडॉप्शन से प्रॉब्लम था, लेकिन जब लड़की अडॉप्ट हुई तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम? सुनीता और प्रणय का जो कुछ भी है वो रखे वो। अब उनके पास पहले कुछ नहीं है तो वो जाने। मतलब? प्रणय का बिजनेस काफी डाउन हुआ है और मुझे पूरा यकीन है सर, अब प्रणय भी पछता रहा होगा उस दिव्या को अडॉप्ट करके।
और सर रही मेरी बात, मुझे उस दिव्या से क्या प्रॉब्लम होगा? मेरे बेटे को हमारी जायदाद में से उसका हक मिल जाएगा, और मुझे क्या चाहिए? 19 नवंबर को तुम कहाँ थे? मैं मेरे घर पे ही था, मेरा बेटा भी था। अब चाहे तो हमारे पड़ोसियों से पूछ सकते हैं, किसी ने तो देखा ही होगा। क्या तुम्हें लगता है कि प्रणय कुछ कर सकता है? सर प्रणय मेरा छोटा भाई है, मुझे नहीं लगता कि वो दिव्या के साथ ऐसा कुछ भी करेगा। लेकिन हाँ, वो जो उसकी माँ है ना, वो ज़रूर कुछ कर सकती है। तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि दिव्या की माँ दूसरे धर्म की थी? नहीं सर, मुझे क्या लेना देना, अब ये तो सुनीता और प्रणय ही जाने। पापा ये देखो मैंने आपके लिए बनाया, हैप्पी फादर्स डे। कैलाश भाऊ, पैसों की जरूरत थी, थोड़ा कैश मिल सकता है क्या? कहीं तुमने ही दिव्या को? सुनीता, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हो कि पैसों की खातिर अपनी बच्ची को बेच दूं। मेरी मजबूरी मेरी बच्ची से बढ़ के नहीं है, और जितना प्यार तुम करती थी उतना मैं भी करता था दिव्या से। करता था मतलब? मेरी दिव्या भी जिंदा है। सर, प्रणय और सुनीता को दिव्या के लिए रिश्ता है। कैलाश वागले नाम का एक आदमी है, यहाँ गोवा में 3 रिजॉर्ट है उसके, और 8 लाख रुपए में बात भी तय हुई। पहले तो प्रणय ने उसे धक्का मार कर निकाल दिया, लेकिन अपने खबरी जग्गू ने पता किया ये प्रणय दोबारा कैलाश से मिला था, शायद डील कर ली। तो क्या ये चाइल्ड मैरिज का केस है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रणय ने मौके का फायदा उठाया ताकि सबको ये लगे कि ये सब कुछ फरजाना ने किया है? और ये भी हो सकता है कि प्रणय और फरजाना दोनों मिले हों। ये फरजाना इंदौर से है ना? जी सर, उसका एड्रेस भी हमारे पास है, मेरी लोकल पुलिस से बात भी हुई है। नहीं नीलेश, तुम खुद इंदौर जाओ और इस फरजाना की कुंडली निकालो। 1 महीना बीत गया है और हमारे पास दिव्या की कोई खबर नहीं। मैं ऐसे रहूंगी? 5 महीने हो चुके हैं और तुम अब तक अपने घर वालों को मना नहीं पाए। फरजाना, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। झूठ बोल रहे हो तुम सभी। सच सच बताओ, तुम मुझसे निकाह करोगे भी या नहीं? करूंगा फरजाना, पर सही वक्त आने पर। और वो सही वक्त कब आएगा? मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हारे घर वालों को मेरे बारे में भनक भी है, और अब तो मैं अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती। और कब तक यहाँ रहना होगा? फरजाना, जब तक पुलिस मामला रफा दफा नहीं कर देती है तब तक।
काश मैं दिव्या के साथ थोड़ा और वक्त गुजार पाती। सर, फरजाना ने यहाँ गोवा के मृणाल नर्सिंग होम में दिव्या को जन्म दिया था और उसी दिन अडॉप्शन के लिए भी दे दिया था। जब फरजाना को बच्ची चाहिए ही नहीं थी तो फिर वो वापस आई क्यों? सर, ये तो फरजाना से ही पता चला। अगर वो हमें मिली तो एक बार वापस सबसे बात करते हैं, शायद हमसे कुछ छूट रहा हो। कहीं कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसे कि कोई एविडेंस किसी के खिलाफ नहीं जो हमें उस बच्ची तक पहुंचा सके? सर, अब तक तो पता नहीं दिव्या को कहां से कहां ले जाएगा। पता नहीं अब तक ये बच्ची जिंदा होगी भी या नहीं। छह साल बीत गए लेकिन दिव्या का कहीं पता नहीं चला। 1 साल बाद पुलिस भी दूसरे केसेस में उलझ गई और दिव्या मिसिंग केस फाइलों के नीचे दब गया। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? ये भगवान, ये नाश्ता करो। तुम्हारा रोज का नाटक है, ट्यूशन के लिए भी लेट हो जाते हो। अरे कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे इसी लाड प्यार ने ना इसको बिगाड़ के रख दिया। दूध भी पियो। मेरा राजकुमार है ये। तू खा बेटा, आराम से खा। डैडी तुझे ड्रॉप करेंगे आज। दूध भी पियो। आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब बेटियां भी होंगी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार। इंडिया की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क जजमेंट। अब बेटियां भी होंगी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार। मैं मेरे बेटे का हक किसी और को मारने नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, अगर वो तेरा खून होता तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हो हमने बेटी अडॉप्ट की। अब राजीव भाव को कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई क्या कर रहे हो? बीच पे खड़े हो, साइड में लो ना। भाऊ गाड़ी बंद पड़ गई है भाऊ। अरे गाड़ी खराब हो गई है तो साइड में लो ना, बीच में कहाँ खड़े हो? मेरी बात सुनो ना भाऊ, बात सुनो ना। सुरेश कांबले नाम था सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, बड़ा आदमी और पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग थे। तभी ऊपर से प्रेशर आ रहा है। गाड़ी में नेम प्लेट भी नहीं है। कमल, ये स्टिकर देख रहे हो? कॉमन नहीं है। मैंने इस स्टिकर और बाइक की फोटो सर्कुलेट करवा दी। पता करो कि कहाँ प्रिंट हुआ था और किसने करवाया था। विक्टिम के बारे में और कोई डिटेल? सर, सुरेश कांबले का ज़्यादातर बिजनेस कैश में होता था। बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था। इतना बड़ा आदमी खुद कैश जमा करवाने जा रहा था? पैसों को लेकर वो किसी पर भरोसा नहीं करता था। फैमिली में और कौन कौन है? वाइफ पुष्पा कांबले और बेटा धीरज। वाइफ तो यहीं गोवा में और बेटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। बड़ा आदमी था तो दुश्मनी कई लोगों से रही होगी। कमल, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रॉबरी हमें गुमराह करने के लिए हो, जबकि असली मोटिव सुरेश को रास्ते से हटाना ही हो? सर, वो एंगल भी हम खंगाल रहे हैं, लेकिन मॉडस ऑपरेंडी जगत सिंह कैसी है? जगत कौन? मुंबई वाला? तो सही मिली। जग्गू को फोन कर। हाँ जग्गू, स्कूटर तो मिल गई है,
वो दोनों कहाँ पर है? आप रेस्टोरेंट में आ जाओ, यहाँ दोनों चिल मार रहे हैं। खड़ा हो। खड़ा हो। अपना मुंह खोल और बता किसके कहने पे मारा सुरेश कामले को, बोल। नहीं जानता मैं किसी सुरेश कामले को सब। नहीं जानता? अच्छा, अब तुम दोनों को कोई नहीं जानेगा। कमल, इन दोनों की ऐसी हालत करो कि इन दोनों को कोई पहचान न सके। मैं बताता है साहब, मैं बोले मुझे मत मारो साहब, मैं बोलता है साहब। गोवा के बंदे नहीं दी थी सुपारी। कौन? कहाँ मिलेगा? वहीं पे जहाँ से हमें उठाया था सर। खड़ा हो। क्या कर रहा? खड़ा हो। कहाँ ले जा रहे? बात सुनिए, पूरे घर को चेक करो। कहाँ ले जा रहे? क्या कर रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे? मेरी बात सुनिए। क्यों सुपारी दी थी सुरेश कामले की? वो तो तुम्हारा शागिर्द था। कर्म अच्छे कर, ऊपर वाले का यही फरमान है तेरे लिए। अगर अगले 2 सेकंड में अपना मुंह नहीं खोला ना, तो उसी ऊपर वाले के पास भेज दूंगा। तेरा ये गुस्सा ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और यही एक दिन तुझे जहन्नुम मिलेगा। उच्च रक्तचाप की समस्या है तुझे। मैं इंसान को देखकर ही उसकी बीमारी का पता लगा लेता हूँ। हमारे जबड़े में दर्द है। मैं भी इंसान को देख के उसकी समस्या बता देता हूं। बता, इतना कैश कहां से आया तेरे पास? बहुत सारे शागिर्द हैं मेरे, खुशी से भेंट चढ़ाते रहते हैं। सर, ये चमत्कारी बाबा तो बहुत पहुंची हुई चीज है। रहता तो एक छोटी सी झोपड़ी में, पर यहाँ गोवा से लेकर इंदौर तक बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इन्वेस्टमेंट है इसका, और सब कैश में। एक काम करो, एक लिस्ट निकालो कि इस बाबा ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। सर, मैंने ऑलरेडी निकाला। ये देखिए सर, ज्यादातर हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम में इन्वेस्टमेंट किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बाबा और सुरेश कामले के बीच में पार्टनरशिप हो? क्योंकि इसके अलावा तो और कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा। सर, ऐसा तो अब तक कुछ सामने नहीं आया। और बाबा को जिस अड्डे से अरेस्ट किया गया था, वहाँ पे जो पैसे मिले थे वो सीरियल नंबर से, मतलब साफ है ये सारे पैसे किसी एक ही आदमी ने दिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा को किसी और ने सुपारी दी और बाबा ने आगे सुपारी दे दी? हो इसे जानते हो? नहीं। इसे मृणाल नर्सिंग होम से अडॉप्ट किया गया था और इसने इस बच्ची को जन्म दिया था। इसका नाम दिव्या है, 6 साल से गायब है। क्या जानते हो इनके बारे में? शांति शांति शांति। खड़ा कर इसको।
अब भी ठोकूंगा, अभी ठोक देता हूं। मुंह खोलेगा कि ठोक दूं तुझे? दो बटे 13 गणेश जी का पंजी। खत्म हुआ चूहे बिल्ली का खेल। बहुत साल घुमाया तुमने। फरजाना, मेरे पास एक प्लान है, सुनो, बैठो, ध्यान से सुन लो। हम एक काम करते हैं कि हम ये बच्चा एक अस्पताल में दे देते हैं। क्या बोल रहे हो तुम सफी? मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। फरजाना, मेरी बात ध्यान से तो सुनो। देखो, एक चमत्कारी बाबा की वजह से मुझे एक अस्पताल के बारे में पता पड़ा है। हम ये बच्चा वहां दे सकते हैं, वही बच्चा रख लेंगे और डिलीवरी होने तक तुम भी वहां रह सकती हो। हम जब निकाह कर लेंगे फिर ये बच्चा वापस ले लेंगे। और ना ही मेरा सफ़ी से कभी निकाह हुआ और ना ही मैं अपनी बच्ची को ले पाई। फिर मुझे पता चला कि सफ़ी को HIV है। मैंने अपना टेस्ट करवाया तो मैं भी पॉजिटिव आई। मौत को इतने करीब से देखने के बाद मेरे अंदर की ममता जाग गई। सोचा बच्ची कुची जिंदगी अपनी बच्ची के साथ गुजार पाऊं, पर दिव्या आप कहाँ हैं? क्या? क्या वो जिंदा है? मैं तो सोच रही थी कि वो उन दोनों के साथ खुश है। मुझे लगा था कि उन दोनों ने दिव्या का किडनैप करवाया ताकि वो मुझे फंसा सके। इसीलिए मैं उनके रास्ते से खुद हट गई ताकि वो तीनों खुश रह सके। पूरे नर्सिंग होम को सर्च करो। अगर और फोर्स की जरूरत है तो और फोर्स मंगा लो। मुझे इस नर्सिंग होम का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए। यहाँ कौन काम करता था, करता है, यहाँ पर किस किस की ईंट लगी है, सब। जी सर, लेकिन सर हम किस बेस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? इस नर्सिंग होम में कुछ तो है नीलेश। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सर, ये देखिए सारी फाइल में क्या क्या है। फरजाना, ये सब क्या है? पहले तू बता, बिल्ली की खाल में गीदड़, तेरा असली चेहरा क्या है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? तुमने दिव्या को बचपन में अडॉप्शन के लिए नहीं ट्रैफिक किया था? मृणाल नर्सिंग होम का वार्ड बॉय हमारी हिरासत में है। उसने अपना मुंह खोल दिया है। हमारे पास उन सारी लड़कियों की लिस्ट है जिसे तूने ट्रैफिक किया था। बोल, कहाँ है दिव्या? बोल! फरजाना, मुझे कैसे पता होगा? 6 साल पहले वो सुनीता के घर के बाहर से गायब हुई थी। ये दिव्या की अभी की रिपोर्ट है जो हमें मृणाल नर्सिंग होम से मिली है। ये अब बताएगा? कौन हो आप? क्या हो रहा है ये? कौन हो आप? ये क्या कर रहे हो? मैडम, एकदम कौला माल है। लॉटरी लग जाएगी आप लोगों की। महीने का 10,000। आप एक बार लड़की को देख तो लीजिए पहले। रोज देखते हैं। 10,000 रुपए के ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर बच्चा हुआ तो उसके पैसे मैं अलग लूंगा। ठीक है, मैं पैसे लेकर आती। इसका नाम गौरी है। जाओ। दिव्या मुझे कभी नहीं चाहिए थी। वो अनचाही बच्ची थी। मैं बस फरजाना के साथ रहना चाहता था, लेकिन फरजाना को दिव्या चाहिए थी। इसलिए मैंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे मेरे पास पैसे भी आ गए और दिव्या से छुटकारा भी मिल गया। तो जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जिसने अपने फायदे के लिए अपनी बेटी को एक नहीं 2-2 बार दलदल में धकेला। उसे एक अच्छा घर मिल गया था ना, लेकिन तूने उससे वो भी छीन लिया। तुझ जैसे लोगों को तो बाप कहलाने का हक ही नहीं है। सर, दिव्या मेरा खून जरूर थी, लेकिन मैं उसका बाप नहीं था। फरजाना, बोल, कहाँ
है मेरी दिव्या, वरना चीर दूंगी तुझे। चाकू नीचे करो। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बोल दिव्या कहाँ है? बोल। फरजाना सिर्फ यही है जो हमें दिव्या तक पहुंचा सकता है। अगर इसे कुछ हो गया तो शायद हम दिव्या तक कभी ना पहुंच सके। चाकू दे दो, छोड़ो इसको। सर मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर बच्ची को रखते हैं, लेके चलता हूँ। सर यहीं पर है। कहाँ पे? दिव्या, दिव्या, दिव्या मेरी बच्ची। बोल मेरी दिव्या कहाँ है? बोल, मैं तेरे को जान से मार दूंगी वरना। बोल मेरी दिव्या कहाँ है? यही थी दिव्या, यही रखा था मैंने। सर मैं सच कह रहा हूँ। दिव्या। मुझे तुम लोगों से अब कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बेटा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। पैदा होते ही मुझे फेंक दिया, और जब मेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण आई तो तुम अंधेरा बनकर आ गए। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। बेटा मैं इसमें शामिल नहीं थी। सर मृणाल नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। पिछले 25 साल से गोरख धंधा वहाँ चल रहा था। कुछ औरतें अपनी मर्जी से आती थी, फरजाना जैसे, उन्हें स्मूथ कॉलम में रखा जाता था, और कुछ खरीदी जाती थी दिव्या के जैसे, उन्हें डिफिकल्ट कॉलम में रखा जाता था। फिर उन्हें प्रेग्नेंट करके उनके बच्चों को बेच दिया जाता था। बाबा ने अपना मुंह खोला कि सुरेश कामले की सुपारी किसने दी थी। आपने जब से उसका सत्य से परिचय करवाया और ऊपर जाने का मार्ग खोला, तब से वो तोते की तरह बोल रहा है। उसने बताया कि सुरेश की सुपारी उसके बेटे धीरज ने दी थी अमेरिका से। सर मैंने अमेरिकन एम्बेसी में बात की और प्रत्यार्पण के लिए भी रिक्वेस्ट डाली। नीलेश, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। एक बेटी बिना माँ बाप के इस दुनिया में कितना कुछ झेलती है, और एक बेटा जिसे उसके बाप ने दुनिया के सारे सुख चैन दिए, वो अपने बाप की हत्या करवा देता है। सर आप दिव्या को कभी भूले ही नहीं थे ना? कभी नहीं। कुछ केसेस एक दरार छोड़ जाते हैं, ये भी उनमें से ही एक था। वैसे दिव्या की काउंसलिंग शुरू हो गई है। होपफुली उसे वैसी जिंदगी मिलेगी जैसी वो डिजर्व करती है। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। मैं त्रिलोकी, मैं खो गई हूँ, लेकिन मुझे याद है मैं बहुत सुंदर थी। मैं मिस इंडिया थी और मिस वर्ल्ड भी। अब मुझे घर जाना है, माँ बाप को गले से लगाना है, उनके साथ झूला झूलना है। सपने जब आते हैं तो पहले ये डिस्क्लेमर नहीं आता कि सपनों में दिखने वाली घटना काल्पनिक है, लेकिन वो मासूम लापता बच्ची एक ऐसी कहानी बयां कर रही थी जिसे सुन के ये लग रहा था कि वो शायद किसी सपने में जी रही थी। कहने को तो पल भर में जिंदगियां बदल जाती है, लेकिन ये पल पल मरती एक मासूम की ऐसी कहानी है जिसका सफरनामा किसी कल्पना से भी कम नहीं था। लेकिन ये हकीकत सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे
कि क्या किसी की जिंदगी उसे ये भी रंग दिखा सकती है? माँ, ये लिपस्टिक पाउडर भी रख दे। ला ला। तू तो मुझे बोलती थी माँ मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और अब तुरंत तैयार हो गई। माँ, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, पर मेरा कैरियर का करियर वो मुझे बड़े स्कूल में पढ़ना है ना, तो चंदू का स्कूल है ना। हे बाबा, कितनी बार बोला है उनका नाम मत लिया कर। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। अब से ना मैं उन्हें चंदू जी बोला करूंगी। चंदू जी, ओ चंदू जी, ऐसा बोला। तू भी बिल्कुल नौटंकी है। चल ला दे। बड़ी सुंदर लग रही हो। आप इस घर की रौनक लेकर जा रहे हो। बचपन में इससे कोई गलती हो जाए तो। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? इसके बचपने से तो हमारे घर की रौनक बढ़ने वाली है। सही बात है। ये बात त्रिलोकी की बिल्कुल चिंता मत करो, वो हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। हैं? ये वाक्य दो। चलो भाई साहब। मैं तब 15 साल की थी, लेकिन अगले 10 साल मेरे आंखों के सामने थे। 18 साल में मिस इंडिया, 19 साल में मिस वर्ल्ड और 25 साल में 25 सुपरहिट फिल्मों की जुबली स्टार। भैया गाड़ी क्यों रोक दी? आप लोगों को जो कुछ चाहिए वो ले लो, बस हमें छोड़ दो। थारी लुगाई चाहिए। पीछे आगे मत आ, चल। त्रिलोकी, तू प्याज काट रही है? मम्मी, अब त्रिलोकी से घर का काम करवा रही है? अरे चंदू जी, ये प्याज काट के तो मैं रोने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। रोने की प्रैक्टिस? क्योंकि मिस वर्ल्ड बनने के बाद मैं फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। फिल्म एक्ट्रेस? हाँ, क्यों? चंदू जी ने आपको बताया नहीं? मम्मी, मैं वो बताने ही वाला था। त्रिलोकी को मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और फिल्म एक्ट्रेस बनना है। बावली पूछ क्या गोबर भर रहा है इसके दिमाग में? ये कोई एक्ट्रेस फैक्ट्रेस ना पड़ेगी, कोई स्कूल भी स्कूल ना जावेगी। ये आज से तेरी अम्मा के घर के काम में हाथ बटावेगी। तो आप मुझे नौकरानी बना के लाए? ऐसे तेवर चोरी एक बात गांठ बांध के रख ले, आज से तू वही करेगी जो हम चाहते हैं। मैं यहाँ दुखियारी अबला बनकर नहीं रहना चाहती। मैं अपने गाँव वापस आ रही हूँ। लेके जा इससे। कैसी बात कर रहे हैं मोहन जी? त्रिलोकी यहाँ क्यों आएगी, वो भी इस वक्त? दोपहर से कुछ पता ना चल रहा, समझ नहीं आ रहा कहाँ गायब होगी। अरे ऐसे कैसे गायब हो सकती है त्रिलोकी? सर एक औरत और आदमी को बुरी तरह से मारकर चेहरे बिगाड़ दिए गए और इनकी पहचान से जुड़ी हुई भी कोई चीज नहीं मिली है। आसपास पता करो, शायद इनकी पहचान की कोई लीड मिले। सर रोड के नजदीक झाड़ियों में एक बैग पड़ा है। ये रहा सर। सर इस बैग में तो औरत और आदमी कपड़े ही हैं। सर ये बुक है।
साहब मेरी बेटी त्रिलोकी पिछले 3 महीने से रेवाड़ी में मेरे दोस्त मोहन जी के घर पे रह रही थी। कल शाम से उसका कुछ पता नहीं है साहब। त्रिलोकी को आखिरी बार कहाँ देखा था आपने? हमारे घर के बाहर दोपहर में देखा था जी। त्रिलोकी एक कप चाय बना दे मेरे लिए। उसके बाद तो फिर वो अंदर ही नहीं आई जी, पता नहीं बाहर से कहाँ चली गई। तो उस वक्त घर में त्रिलोकी और आपके अलावा और कौन कौन था? वो जी मैं और वही थे, मेरी बीबी और बेटा तो बाहर गए थे बाजार। त्रिलोकी का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है। आप त्रिलोकी को ढूंढे ना साहब, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। नहीं, नहीं, नहीं। इस किताब का नाम है, जिसके उर्दू में मायने हैं खत्म, मतलब दी एंड। पर हमारे लिए कहानी खत्म नहीं, हमारे लिए कहानी अब शुरू हुई है। और इस किताब में मिली ये तस्वीर, और इस तस्वीर में दिख रही है बच्ची और औरत, इस कहानी के तो किरदार हो सकते हैं। पोस्टमार्टम डॉक्टर का कहना है कि हमें जिस डेड कपल की बॉडी मिली उनकी उम्र 25 से 30 साल हो सकती है, और उस मरहूम औरत ने कोई डिलीवरी भी की थी। तो मुमकिन है कि उस औरत के पास जिस आदमी की बॉडी हमें मिली वो उसका शौहर हो, और ये बच्ची उस डेड कपल की बेटी। इस तस्वीर को हरियाणा के सारे थानों में सर्कुलेट करो, शायद इस कपल को लीड मिले। हमने अपनी त्रिलोकी की जिम्मेवारी आप लोगों को दी थी, और आप लोग उसे संभाल भी ना पाए। अरे हम क्या करते, उस छोरी के पैर ही ना टिकते थे। यहाँ कहती थी मिस वर्ल्ड बनेगी, ये पता नहीं कित भाज गई। ये क्या बोल रहे हैं मोहन जी आप? अरे मैंने सपने में भी ना सोचा था कि आप मेरी छोरी पर ऐसा लांछन लगाओगे। संस्कार तो आप ही नहीं दिए थे उसको, और हम क्या झूठ बोल रहे हैं आपसे? बस करो मम्मी, मुझे मालूम है त्रिलोकी को किसने गायब किया। तो अब तक क्यों नहीं बताया आपने? किसने गायब किया त्रिलोकी को? और राजकुमार, सुना घर में छोरी ले आया तू है? तुम्हें इससे कोई मतलब? अरे सुन तो, मतलब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना रात में? तू तो भाग गया चंदू, पर तेरी त्रिलोकी ना भाग पाएगी हमसे। कौन है वो लड़का? चल बोल, त्रिलोकी को कहाँ गायब किया? साहब मैंने गायब नहीं किया त्रिलोकी को, ये चंदू ना मुझे फंसा रहा है। उल्टा उसके घर वाले और ये चंदू मिलकर ना उस पर झूठ ढा रहे थे त्रिलोकी पर। अगर तूने सच नहीं बोला ना तो जुल्म हम ढाएंगे तेरे ऊपर। साहब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये चंदू के घर वालों ने चंदू का और त्रिलोकी का बाल विवाह करवाया था। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. सर हमने पूरे हरियाणा में इस औरत और बच्चे का फोटो सर्कुलेट कर दिया है, लेकिन ना तो इस औरत और बच्चे के बारे में कोई लीड मिली है, और ना ही उस डेड कपल की पहचान का कोई क्लू मिल रहा है। तो इनकी तस्वीर को पूरे इंडिया के थानों में सर्कुलेट करवाओ, क्योंकि जिस किताब में ये तस्वीर मिली है ये किताब 30 साल पहले बैन हो चुकी है, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो कट्टरपंथी को बढ़ावा देता है। इसकी पब्लिशिंग 30 साल पहले बंद हो चुकी है। ये देखो, इसमें स्टैंप लगी है, शायद इससे कुछ मदद मिले। सर ये तो किसी लाइब्रेरी के स्टैंप जैसी लग रही है, और काफ़ी धुंधली पड़ चुकी है। यस, पता लगाओ 30 साल पहले बैन हुई ये किताब किस लाइब्रेरी से किस शख्स को इशू हुई। और ये देखो, इस किताब में ये कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं, ये दोनों कोई कोड वर्ड हो सकते हैं, इसलिए हमें इंटेलिजेंस क्रिप्टोग्राफर के जरिए इन्हें जल्द से जल्द डिकोड करवाना होगा, क्योंकि ये किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। और इस किताब में ये नंबर भी है, इस नंबर की डिटेल निकलो। बेग साहब आप कहाँ उस लफंगे की बात पे भरोसा कर रहे हैं? झूठ बोल रहा है वो। आप दोनों के खानदानों में कई पीढ़ियों से बाल विवाह होता रहा है। आप लोगों के मोहल्ले वालों से बात की हमने, रिश्तेदारों से भी बात की, आपसे भी पूछ रहे हैं। त्रिलोकी और चंदू का बाल विवाह हुआ था ना? देखिए साहब, हम चाहते थे कि चंदू और त्रिलोकी की शादी हो, पर उनके बालिग होने के बाद अभी तो त्रिलोकी यहाँ सिर्फ पढ़ने आई थी। लेकिन त्रिलोकी यहाँ किसी स्कूल में नहीं जाती थी। साहब आप सवाल जवाब में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए ना। वो तो हम ढूंढ ही रहे, पर हमें यह भी तो पता चले कि आखिर उसके साथ क्राइम हुआ क्या था। चंदू सच सच बताना, तुम्हारी और त्रिलोकी की शादी हुई थी ना? नहीं सर, हमारी शादी नहीं हुई थी, हम तो बस दोस्त हैं।
सर, जिस लाइब्रेरी से ये इशू की गई थी उस लाइब्रेरी के बारे में अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन सर इस बुक में जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है वो फ़ोन नंबर गुरुग्राम के डॉक्टर व्योमकेश के नाम से रजिस्टर्ड है। और सर ये व्योमकेश नेचुरोपैथी के डॉक्टर है। ফন্টোস, হ্যাঁ ফন্টোস, জি মালিক, এইদিকে আয়। हाँ मालिक, ये देखो पता लो। हाँ, और तुम्हारे हरियाणा में क्या बोलता है वो, सील बाटा। कूट कूट कर रस बनाओ, मालकिन को रस पान कराना है। जा। ठीक है मालिक। ये डार्लिंग, तुमको आज बुखार है और तुम यहाँ बैठकर इतना सच समझ रही है? नहीं, मैं ठीक हूँ। ना ना, तुम्हारा सिर्फ ज्वर उतरा है, लेकिन जो वायरस है तुम्हारे लीवर के अंदर छिप के बैठा है। किंतु चिंता करो ना, ये मेरा गा प्लांट का जूस तुम्हारे लीवर में जाएगा और वायरस घा घा करके तुम्हारे बॉडी के घाम की माफिक निकल के आएगा। घाम समझती है? नहीं। जानिस ना, पसीना, स्वेट। लेकिन मैं अब ठीक हूँ। ना ठीक ना, जूस खा, जूस खाओ। नहीं। खाओ। क्या है ये? मेरा गा प्लांट को सूंघकर मेरा फर्स्ट वाइफ मर गया। पॉइजन है ना इसमें, इस प्लांट में। किंतु तुम भी चिंता करो ना, ये पॉइजन तुम्हारे लिए अमृत है। तुमको कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगी। साहब। हाँ, की होलो रे? बाहर पुलिस आई है। आसची। ना, ऐसा किसी औरत और बच्ची को नहीं जानता मैं। देखिए, हमें मर्डर सीन पे एक किताब मिली। उस किताब में एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और हमें पता चला कि फ़ोन नंबर आपका है। देखिए। सर, ये मेरा ओल्ड नंबर है। एक जोशी ने कहा कि ये मेरे लिए अनलकी है, तो 6 मास पहले बंद कर दिया था मैं। लेकिन डॉक्टर व्योमकेश, नंबर तो आपका ही है ना? मैं एक फेमस डॉक्टर हूँ, देश विदेश में मेरा पेशेंट है। हाँ, अब किसी किताब में मेरा नाम और नंबर है तो इसमें मेरा क्या दोष है? डॉक्टर, वो कोई मामूली किताब नहीं, 30 साल पहले बैन हो चुकी, क्योंकि वो किताब कट्टरपंथी को बढ़ावा देती है। इसलिए जो हमें डेड बॉडी मिली है, हो सकता है उसके कत्ल में आपका कोई पेशेंट इन्वॉल्व हो। जितने पेशेंट आपके अभी तक हुए हैं, हमें सबकी डिटेल चाहिए। लाखों पेशेंट है मेरा, किस किस का डिटेल्स दूंगा मैं? आई कैन नॉट हेल्प यू सर, यू कैन गो। सर एक मिनट। सर, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड पे आईडी चीफ गौतम सोलंकी की कार में ब्लास्ट हुआ है और कहा जा रहा है कि एक टेररिस्ट अटैक है। बाज ये छोरी। अच्छा, जिस क्रिप्टोग्राफर से मैंने इन कोड्स को डीकोड करने की मदद मांगी थी, वो इन कोड्स को डीकोड तो नहीं कर पाए, लेकिन इनका इतना ज़रूर कहना है कि हो सकता है टीएस का मतलब जो इस किताब का टाइटल है
तो शायद ये कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन हो पेंड होती हो। सर, इस बुक पे जो स्टैंप है उस पर JNT विजिबल है, और जब मैंने मालूम किया तो पता चला कि दिल्ली में एक जनता लाइब्रेरी है। हो सकता है ये बुक वहीं से इशू की गई हो। वीर, पता करो दिल्ली में ये लाइब्रेरी कहाँ है। अगर ये किताब वाकई उसी लाइब्रेरी से इशू हुई है तो पता करो ये किस शख्स को इशू हुई थी, क्योंकि वही शख्स अब इस केस का राज खोल सकता है। हो सकता है उस शख्स से हमें उस डेड कपल की कोई लीड मिल सके, और इस बच्ची की भी। तो सुमीर जी, प्रिया और उमंग की कुंडली का मिलान तो हो गया, बस अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें तो फिर हम आगे की बात करते हैं। जैसा आप ठीक समझे। आप तलवा लाई है ना? क्या हुआ? मैं पता नहीं आया आपको? त्रिलोकी हमें रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड पे मिली थी। एक आदमी ने इसका वीडियो बनाया था और उस वीडियो को सर्कुलेट किया। उस वीडियो को जब हमने देखा तो हमें इसके बारे में पता चला। मैं एक टाइम मशीन में बैठी थी और फिर खो गई। उस वीडियो में ये जिस तरह से बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और हमने जब इसको बताया कि इसके पेरेंट्स ने आत्महत्या कर ली है तो ये एकदम से खामोश हो गई। ये 3 महीने कहाँ थी, ये बताया इसने? जी नहीं, ये कुछ भी नहीं बता पा रही है। लेकिन हमने जब इसका मेडिकल टेस्ट करवाया तो पता चला कि पिछले कई महीनों से इसे नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे थे और लगातार इसके साथ बलात्कार किया जा रहा था। बलात्कार? जी हाँ। त्रिलोकी ये भी नहीं बता पा रही है कि इसके साथ बलात्कार कौन कर रहा था। चाइल्ड काउंसलर की हेल्प से हम त्रिलोकी से दोबारा बात करेंगे। तब तक आप लोग इसे संभालिए, क्योंकि इसके पेरेंट्स के अलावा एक आप ही हैं जिसे हम इसकी कस्टडी दे सकते हैं। सर। हाँ सर, ये तमाम जो बैन हो चुकी है ये 2 महीने पहले जनता लाइब्रेरी से एक शाहिद शेख नाम के लड़के को इश्यू की गई थी। सर, ये है शाहिद शेख। सर, शाहिद शेख के लाइब्रेरी कार्ड पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। वो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। थैंक यू। इस शाहिद शेख के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। हो सकता है किसी कट्टरपंथी गिरोह से जुड़ा हो। सर। वीर होल्ड ऑन। तुमने बताया कि उसने ये किताब जनता लाइब्रेरी से 2 महीने पहले इशू करवाई थी। हाँ सर। लेकिन इस किताब पे ये जो नंबर लिखा है डॉक्टर व्योमकेश का, तो उनका तो कहना है कि उन्होंने ये नंबर 6 महीने पहले बंद कर दिया था। सर, डॉक्टर व्योमकेश बिल्कुल झूठ बोल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डेड कपल की मौत 20 मार्च को हुई थी और डॉक्टर व्योमकेश का वो नंबर 20 मार्च तक एक्टिव था। तो डॉक्टर के कॉल रिकॉर्ड में शाहिद और डेड कपल ये इस औरत से जुड़ा का नंबर? नहीं सर, लेकिन सर इसके CDR में कई फेक आईडीज के नंबर हैं। और सर, डॉक्टर व्योमकेश का कई औरतों के साथ में अफेयर भी है। सर, उसने करीब 3 शादियां की हैं और उसकी पिछली 2 बीवियां सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस से गायब हो गई थी। और सर, ये ज्योत्सना उसकी तीसरी बीवी है। मेरा फर्स्ट वाइफ ने मुझे बद्दुआ दिया कि मेरा अंग भंग हो जाए, और मेरा सेकंड वाइफ का मरते ही मैं लंगड़ा हो गया। बट नेवर माइंड, आज मेरे पास तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल वाइफ है। आज हमारा मैरिज का फर्स्ट एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। थैंक यू। लेट्स सेलिब्रेट। कम डांस विथ मी। आप जब साथ होते हो तो बड़ा अच्छा सा लगता है, पर आप जब टूर पे चले जाते हो तो अकेलापन महसूस होता है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना फैमिली प्लान। मेरा हर वाइफ को बच्चा चाहिए होता है। तुम भी बोल कर ये जता रही है कि मैं एकदम पुंसक हूं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। I mean, हम बच्चा अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं ना। बच्चा अडॉप्ट करेंगे? हैं? बच्चा बोल बच्चा चाहिए।
यातनाओं के कुछ पल भी लंबे काल की तरह होते हैं और त्रिलोकी तो 3 महीनों से कभी खत्म ना होने वाली पीड़ाओं को सह रही थी। मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बनने के उसके सपने तो अब धूमिल से गए थे, लेकिन उसके अंदर जलती लौ में क्या अब भी कोई चिंगारी बची थी? कहते हैं जिंदगी अगर जहर हो तो हम जहर का घूंट पी पी कर भी यही सोचते हैं कि शायद एक दिन हमारे नसीब में अमृत का प्याला होगा। लेकिन त्रिलोकी के नसीब में अब क्या था? मौत या एक और जहर भरी जिंदगी? एक अलग कपल की हत्या के केस में पुलिस शाहिद को तलाश कर रही थी और साथ ही इस केस में अब डॉक्टर व्योमकेश को प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी। लेकिन उस किताब में मिली उस फोटो में दिख रही उस औरत और बच्ची का इस केस से क्या वास्ता था? बोलिए, चुप क्यों हैं आप? कहाँ है डॉक्टर व्योमकेश? सर वो तो आज सुबह ही दिल्ली चले गए, कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। ये चोट कैसे लगी आपको? क्या सर मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? अरुण। यस सर। ये देखिए सर, ये देखिए, वो आदमी मुझे रोज मारता है जानवरों की तरह। आप रोइए मत, मैं उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस बना देता हूँ। आप गवाही देंगी? नहीं सर, अगर मैंने ऐसा किया तो वो अपनी पिछली 2 बीवियों की तरह मुझे भी मार डालेगा। व्हाट? उसने अपनी बीवियों को? जी सर। आपके पास कोई सबूत है इसका? नहीं सर, लेकिन जब से मैंने उससे शादी की है मुझे ये तो मालूम हो गया कि वो आदमी अच्छा नहीं है। इस आदमी को और इस औरत को क्या डॉक्टर व्योमकेश के साथ में कभी देखा था आपने? नहीं सर, कभी देखा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इन लोगों के बारे में पता करके बता सकती हूँ। अच्छा, एक काम कीजिए, आप मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। सर हम मानते हैं उस कार ब्लास्ट के बाद मीडिया में एक केस और भी हाईलाइट हो गया, लेकिन सर मेरा यकीन मानिए हम इस केस को ज़रूर सॉल्व करेंगे, बस हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए सर। और जी सर, जय हिंद। वीर। सर मैं अभी डॉक्टर व्योमकेश की पत्नी ज्योत्सना से मिला। सर वो कह रही थी कि वीर होल्ड ऑन, अब हम इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। ये केस हमसे लेकर एटीटी को दे दिया गया, मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर भी आ गए। लेकिन सर अब हम कुछ नहीं कर सकते, कल सुबह जल्दी आ जाना, हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उन्हें सौंपनी। ये क्या कर रहे हैं आप? ये जबान थाप करने की थेरेपी है। अब मैंने वो शब्द ताप ताप बोलना सीख लिए हैं जिनकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। बोलूं? आई लव यू। अब तुम अपने समूह से वो ताप के जहर को माल दो जितने मुझे तोतला किया। आजा आजा। नहीं आजा। वो छोड़। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। सर मुझे भी मार डालेगा सर, और इसलिए व्योमकेश को। व्योमकेश को मार दिया? किसने मार दिया और कौन है वो? नहीं। हेलो हेलो, ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। ये वीर का फोन अभी तक बंद है। मैंने साफ साफ कहा था कल सुबह जल्दी आ जाना, अभी तक नहीं है और फोन भी बंद है। वर्मा। यस सर। आप एक काम करो, ये फाइल तुरंत डीएजी साहब के ऑफिस में पहुंचा दो। मुझे फरीदाबाद पहुंचना है, दोपहर से पहले वहां ज्वाइन करना होगा। सर हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा, पर क्या करें, ड्यूटी का दस्तूर है, आज यहाँ तो कल वहाँ। फाइल पहुंचा दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद सर। जय। दोनों तुम लोग
दोनों उमंग जी, उमंग, उमंग, प्रिया, उमंग। उनसे कहो जितनी जल्दी हो सके पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे। सर, घर के आसपास कोई सीसीटीवी नहीं मिला है, ना ही कोई ऐसा विटनेस मिला है जिसने किसी सस्पिशियस आदमी को घर में आते जाते देखा। कितने टोटल फैमिली मेंबर्स थे? कौन कौन रहता था? सर, यहाँ तो ये तीनों ही रहते हैं, रोशनी, उसका बेटा उमंग और पत्नी प्रिया। पड़ोसी ने बताया कि 2 महीने पहले ही प्रिया और उमंग की शादी हुई थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस प्रिया को पहले कहीं देखा है। जय हिंद आदिल सर, क्या बात है, आपने इतने सालों बाद याद किया। ओके सर। सर, आप कह रहे हैं कि 6 साल पहले मानेसर में जिस लड़की को आपने मरा हुआ पाया वो प्रिया थी, और अब 6 साल बाद उसका फरीदाबाद में मर्डर हो गया। आई डोंट नो, मेरा इंट्यूशन तो यही कह रहा है। दरअसल 6 साल पहले हमें जिस कपल की डेड बॉडीज मिली थी उनके चेहरे बुरी तरह से बिगड़े हुए थे, इसलिए उनकी पहचान पता करने में हमें थोड़ा वक्त लग रहा था। हालांकि उस केस को सॉल्व करने में हम जी जान से लगे हुए थे, और जिन क्रिमिनल्स ने आईडी चीफ की कार में ब्लास्ट किया था ATT ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उन क्रिमिनल्स का उस डेड कपल के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं मिला था, और ये 6 साल पुराना केस अभी भी अनसॉल्व है। सर, डॉक्टर का कहना है कि मौत के वक्त प्रिया की उम्र 18 से 20 साल होगी, इस लिहाज से तो 6 साल पहले वो 12 से 14 साल की बच्ची होगी। तो फिर इसकी शक्ल प्रिया से क्यों मिल रही है? क्या ये महज इत्तेफाक है? प्रिया की फैमिली के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, हम कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर में जो बच्ची थी इसकी शिनाख्त पर उस वक्त हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया, और वो शाहिद जिसने जनता लाइब्रेरी से ये किताब इशू करवाई थी वो भी कभी पकड़ा नहीं गया। उसके बाद डॉक्टर व्योमकेश का गायब होना, उसकी बीवी ज्योत्सना का गायब होना, और मेरे कलीग PSI वीर का गायब होना, ये सब कुछ मुझे अटपटा लग रहा था। इसलिए मैंने DIG साहब से इस केस को रीओपन करने की परमिशन मांगी। मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों केसेस का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। सर, आपके ट्रांसफर के बाद हमें पता चला था कि डॉक्टर व्योमकेश ने यह घर उस कपल की हत्या से पहले ही बेच दिया था, और आपके ट्रांसफर के दौरान वो अपनी बीवी ज्योत्सना के साथ यहाँ से गायब हो गया। घर किसको बेचा? कमलेश नाम का आदमी है सर, लेकिन घर खरीदने के बाद वो ज़्यादा दिनों तक यहाँ रहा नहीं, क्योंकि सुनने में आया है कि वो यहाँ से इसलिए चला गया कि उसे लगता था इस घर में किसी भूत का साया है। बुलाओ इस कमलेश को पुलिस स्टेशन। यस सर। हाँ मनीष। सर, मैंने उमंग के रिश्तेदारों से मालूम किया, लेकिन रंजिश का कोई एंगल नहीं मिल रहा है। हो सकता है लूट के इरादे से ये हत्या की गई हो, या फिर किसी और मकसद को लूट की शक्ल दी गई। प्रिया की फैमिली का कुछ पता चला? उमंग के रिश्तेदारों से उमंग और प्रिया की शादी की कुछ फोटोज मिले हैं, उसमें प्रिया का बाप भी है। उसका नाम सोमेश है, लेकिन वो कहाँ है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है ये किसी को नहीं पता। फैमिली की CDR आने वाली है, शायद जल्दी कुछ पता चले। प्रिया और उसके ससुराल वालों के इतने ब्रूटल मर्डर हुए, सुमेश को आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया। ये सुमेश मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा है, इसकी बैकग्राउंड खंगालो।
बड़ी नेगेटिव एनर्जी वाला घर था वो। मेरे पंडित ने कहा वहाँ अकाल मृत्यु हुई है, इसलिए भूत का साया है। मैं तो बहुत पछता रहा हूँ साहब उस घर को खरीद कर। कब से ढूंढ रहा हूँ डॉक्टर व्योमकेश को। तो उस डील के बाद डॉक्टर व्योमकेश कभी नहीं मिला तुझे? नहीं साहब, लेकिन जब हम वहाँ रह रहे थे तो एक बच्ची डॉक्टर व्योमकेश की पत्नी ज्योत्सना के बारे में पूछने आती थी। ये वो बच्ची थी? नहीं साहब, कोई और ही बच्ची थी। मैंने उसको कई बार बोला ज्योत्सना अब यहाँ नहीं रहती, लेकिन वो बार बार आती रहती थी। बच्ची आती कहाँ से थी? उसका नाम, एड्रेस कुछ तो पता होगा? नहीं साहब, एड्रेस तो नहीं है, लेकिन हाँ वो अपना नाम मधु बताती थी और गोल्डन पब्लिक स्कूल की यूनिफॉर्म पहने रहती थी। मधु, गोल्डन पब्लिक स्कूल। कमलेश का बयान ये अंदेशा दे रहा था कि डॉक्टर व्योमकेश के घर में कुछ ठीक नहीं था। लिहाजा पुलिस ने जल्द ही उस घर की छानबीन की और उन्हें व्योमकेश द्वारा उगाए गए प्लांट्स के नीचे 4 नरकंकाल मिले। पुलिस को 6 साल पहले ये भनक थी कि व्योमकेश की 2 बीवियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। पुलिस अब ये अनुमान लगा रही थी कि 4 में से 2 कंकाल व्योमकेश की उन 2 बीवियों के होंगे और बाकी 2 शायद सब इंस्पेक्टर वीर और व्योमकेश की तीसरी पत्नी ज्योत्सना के। तो क्या इन सब के कत्ल व्योमकेश ने किए थे? अगर ऐसा था तो वो कहाँ गायब था? शाहिद कहाँ था? वहीं प्रिया, उमंग और रोशनी की हत्या के पीछे क्या रहस्य छिपे थे? सर, जब मैंने मानी सर के गोल्डन पब्लिक स्कूल में पता किया तो पता चला कि 6 साल पहले वहाँ मधु नाम की एक स्टूडेंट पढ़ा करती थी। वो स्लम में रहने वाली एक अनाथ थी और उसका एडमिशन ज्योत्सना ने करवाया था। ये मधु आप कहाँ? सर, अचानक से इस बच्ची ने स्कूल आना बंद कर दिया। अब उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन स्कूल रिकॉर्ड्स में मुझे इस बच्ची की फोटो दिखी जिसकी फोटो आपने किताब में देखी थी। ये मधु की क्लासमेट थी। और सर, इसकी माँ का भी फोटो दिखा जिसकी शक्ल इस औरत से बहुत मिलती है। ये सर अगला फोटो उसी का है। स्कूल रिकॉर्ड में इस औरत और बच्ची का नाम क्या मेंशन? सर, औरत का नाम सुनिधि और बच्ची का नाम पार्वती। पार्वती? पार्वती? एक बार को अगर हम मान लें कि प्रिया ही पार्वती है, क्योंकि बच्ची बड़ी होकर अपनी माँ जैसी दिख सकती है, तो शायद उमंग की बीवी प्रिया पार्वती हो सकती है। 6 साल पहले हमें जिस कपल की डेड बॉडी मिली थी उनका डीएनए प्रिजर्व किया गया था। उस मरहूम औरत के डीएनए से प्रिया का डीएनए मैच करके देखो। और मधु इस वक्त 18-19 साल की होगी। पता लगाओ मधु कहाँ है। सर, सर, जिस शाहिद को हम पिछले 6 साल से बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो अब अंदर है। अंदर है? यस सर। जब 6 साल पहले हमने क्रिमिनल डाटा चेक किए थे तब शाहिद का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन अब पिछले 4 सालों से वो रोहतक की जेल में एक स्मगलिंग के केस में कैद है। साहब, ये बहुत चालू औरत थी। मैं एक पिम्प के जरिए इससे 1 नाइट स्टैंड के लिए मिला था और मुझे उससे प्यार हो गया साहब। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 नंबर के काम किए, इसलिए सेटल होना चाहता था साहब, इसलिए इससे शादी कर ली। लेकिन साहब, इसने अपने लोगों के साथ मिलकर के मुझे ही लूट लिया था। चल, ये सब कुछ मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया था सिर्फ। तो मतलब जो 2 लाशें हमें मिली उसमें से एक लाश इस औरत की थी जिसका नाम है सुनिधि। इसके साथ हमें एक आदमी की लाश भी मिली थी। वो आदमी कौन था? साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं भाग गया था वहां से। अच्छा, तुमने जनता लाइब्रेरी से एक किताब इशू करवाई थी जो कि 30 साल पहले बैन हो चुकी है। किस कट्टरपंथी ग्रुप से जुड़ा था? नहीं साहब, मैं किसी कट्टरपंथी ग्रुप से नहीं जुड़ा हूँ। मुझे तो सिर्फ वैसी किताबें पढ़ने का शौक था बस। उस किताब में एक नंबर लिखा हुआ था जो डॉक्टर व्योमकेश का। उसे कैसे जानता? साहब, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन ये नंबर तो सुनिधि का था। मैंने उस वक्त उस किताब में लिख दिया था। उस किताब में एक तस्वीर मिली थी। उस तस्वीर में सुनिधि के साथ ये बच्ची भी थी। ये बच्ची कौन है? ये तो उसकी बेटी थी साहब। वो बोलती थी कि उसका पहला पति मर गया था। अच्छा, पिम्प कौन था जिसके जरिए तो सुनिधि से मिलता था? शायद शंकर था साहब। वो उसका नंबर भी था मेरे पास में पुराने वाले फ़ोन में। क्या यही शंकर है? हाँ साहब, यही था। मुझे याद है साहब, यही था। अरे हो गया सिंगार धरा, चल जल्दी कर,
तेरा दूल्हा तेरा मंडप में इंतजार कर रहा है। सर 6 साल पहले जिस औरत का मर्डर हुआ था उसका डीएनए प्रिया के डीएनए से मैच करके आया। मेरा अंदाजा सही निकला। प्रिया ही पार्वती है सुनिधि की बेटी। सुमेश इस केस की कड़ी है। सुनिधि ने शायद को झांसा दिया, शायद इसमें सुमेश इन्वॉल्व, और प्रिया की उमंग से शादी करवाएगी ताकि उसके घर में लूटपाट की जा सके। लेकिन सर वो प्रिया का मर्डर क्यों करेगा? इसमें भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हाल फिलहाल में जितनी भी ऐसी शादियां हुई जिसमें लूटपाट हुई, फरेब हुआ, धोखाधड़ी हुई, सब शादियों के बारे में पता करो। सर शाहिद के पुराने फोन में जो शंकर उर्फ सोमेश का नंबर मिला है वो अक्सर रेवाड़ी में एक्टिव रहता था, और उसके सीडीआर में भी रेवाड़ी का एक नंबर मिला है, और 16 साल पहले त्रिलोकी नाम की एक बच्ची के केस में भी वो प्राइम सस्पेक्ट था। इसका नंबर है बोलिए कौन? सुमेश है या शंकर? ना ये सोमेश है और ना ही शंकर। ये मेरा पुराना दोस्त है भीमा, इससे मिले काफी साल हो गए मुझे। अब कहाँ है मुझे नहीं मालूम। नौटंकी मत कर, तेरी पूरी हिस्ट्री निकाल चुके हैं। 16 साल पहले इसके साथ मिलकर तुमने एक बच्ची को अगवा किया था ना? जो पैसा है उसमें से मेरा हिस्सा दे दिया था उसने। बेचा कैसे था? मुझे नहीं मालूम साहब, लेकिन एक रोज पता लगा कि त्रिलोकी भाग कर वापस आ गई है। मुझे लगा कहीं वो मुंह ना खोल दे, और हम लोग डर गए। और फिर उस रोज जिसने उस बच्ची को वहां पर अकेला छोड़ा था वो शख्स कौन था? त्रिलोकी के पति चंदू के माँ बाप। उन्होंने त्रिलोकी और चंदू का बाल विवाह करवाया था। जाने मत देना सर पिछले हफ्ते 7 जुलाई को सोनीपत के एक मैरिज गार्डन में एक शादी हुई थी। घंटू खबरी ने बताया कि वहां पर सोमेश को देखा गया था। वहां उसने अपनी एक और बेटी की शादी की थी। दूल्हे की फैमिली वहीं सोनीपत में रहती है। ज्योत्सना, वाइफ ऑफ डॉक्टर व्योमकेश। तो तुम हो इस खेल की असली खिलाड़ी। तुमने ना सिर्फ लोगों को लूटा बल्कि बहुत सारे कत्ल भी किए, और बहुत सारी मासूम बच्चियों को अगवा करके उन्हें सेक्स रैकेट में धकेला। 16 साल पहले तुमने एक त्रिलोकी नाम की बच्ची को अगवा किया था। वो बच्ची कहाँ है? मैं ही हूं त्रिलोकी। सोचा था त्रिलोकी जैसा नाम, वैसे तीनों लोक की रानी बनूंगी, पर मेरे नसीब में लिखा था ये पाताल लोक। माँ बाप पति सबसे दूर हो गई और बन गई इस पाताल लोक की महारानी। और ये आदमी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। इसका दिया हुआ जहर पी पी कर मैंने सोचा अगर जहर ही पीना है तो फिर शान से पीऊंगी, अगर धंधा ही करना है तो फिर टॉप की धंधे वाली बनूंगी। और मेरे हुस्न का जादू चलता गया, पर मुझे और रईस बनना था। इसलिए मैंने सोचा कि रईसों को फंसाकर उनके पैसे और जायदाद सब लूटकर मालकिन बन जाऊंगी। और इन्हीं रईसों में से एक रईस था डॉक्टर व्योमकेश। हाँ, कमीना था तो पैसे वाला, पर उससे शादी करने के बाद मुझे पता चला कि उसने अपनी पिछली दोनों बीवियों को मारकर उसी घर में गाड़ा हुआ है। इसीलिए वो उस घर को बेचकर भागना चाहता था। जब उसने वो घर बेचा तो मैंने उन पैसों को लूटकर भागने का प्लान बनाया। सुनिधि भी तुम्हारी तरह लड़के फंसाती थी? हाँ, सुनिधि को ये धंधा मैंने ही सिखाया था। व्योमकेश का पुराना सिम कार्ड मैंने ही सुनिधि को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। पर शाहिद को लूटते वक्त हमें डर था कि उनकी पहचान से हम लोग फंस ना जाएं, इसलिए हम लोगों ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए। उनको मारने के बाद उनकी बेटी प्रिया को अपने साथ ले आए, और वो अनाथ बच्ची मधु, उसे भी इसलिए पढ़ा रहे थे। वो बच्ची कहाँ है? ये मधु। व्योमकेश को मारने के बाद मुझे भागना था।
लेकिन ना जाने वो इंस्पेक्टर वीर व्योमकेश के बारे में पूछता पूछता मेरे घर आ पहुंचा। मुझे डर था कि कहीं मेरे भागने के बाद वो मुझे ना ढूंढने लगे, इसीलिए मैंने इंस्पेक्टर वीर को लेकिन प्रिया, वो तो तुम्हारे लिए काम करती थी ना, तो उमंग की फैमिली के साथ साथ उसे क्यों मारा? उसका हरिश्चंद्र जाग गया था सर। उमंग के साथ शादी करने के बाद कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती, और सर धमकी देने लग गई कि अगर मुझसे ज़बरदस्ती की तो मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। इसीलिए सर हमको उसे मारना पड़ा।